अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कलेक्टिवली कि जाहिर है बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बजट की आमद आमद है और ऐसे में खास तौर पर जो हमारे बिजनेसेस या हमारे तमाम जो सनतें हैं उनके तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या चेंबर्स हैं उनके प्रपोजल्स पहुंच चुके हैं वफाकी हुकूमत को कि वो क्या चाहते हैं कि अपने हिसाब से बजट कैसा होना चाहिए। ऐसे में नाजरीन एक बहुत दिलचस्प यहाँ एक स्टेटिस्टिक मेरे पास है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या एलएसएम ग्रोथ है इस मरतबा 14 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर रही है और ये यकीनन एक बहुत काबिल तारीफ बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें अगर कोई इफ्स एंड बट्स हैं तो उसको भी हमें आज हमारी कोशिश है कि हम उनकी जानिब भी बात करें, उनको भी उसी कंटिन्यूटी में डिस्कस करें। नाजरीन, याद होगा आपको कि पिछले साल जब कोरोना वायरस अपनी सबसे जिसे कहते हैं कि खतरनाक फेज में था, ऐसे में वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको खोल दिया जाए, क्योंकि उनके साथ कोई तकरीबन 40 सनतें या एलाइड इंडस्ट्रीज जिनको कहा जाता है उनके काम भी साथ साथ चल पड़ते हैं, तो एक जो मार्केट में इन्फ्लक्स है वो जारी रहता है। तो ये एक प्रेपोजिशन थी जिसके तहत पिछले साल कोविड के होते हुए काम हुआ था। हैविंग सेड दैट नाजरीन, क्या वो वाकई वो जो बेनिफिट था जो अवाम तक पहुंचना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड रहें, लोगों की रोजगार को फर्क ना पहुंचे, क्या वो पहुंचा या नहीं पहुंचा? और पिछले नाजरीन जो बजट में ज्यादातर हाल अहवाल रहे थे, बहुत सख्त तरीन हालात में पिछला बजट चूंकि पास हुआ था, हमारे पास फिस्कल स्पेस बहुत कम थी गिवन द कोविड सिनेरियो। ऐसे में जाहिर है हमने अपने जो तरक्याती एक्सपेंडिचर्स थे वो हमने बहुत कट डाउन किए, बहुत सारी चीज़ों को हमें कट डाउन करना पड़ा। और कल हमने, जैसे आपने देखा, तफसीली बात की। हम पिछले 2 रोज से सियासी एतबार से हम लोग हाईलाइट करते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं इसी प्रोग्राम से, जैसे कि कल मैंने आपसे जब तफसीली बात की थी कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें हमने देखा कि कोविड के होते हुए जो सैलरीज हैं, पेंशन हैं, ये तमाम चीज़ों को एक ब्रंट था और उसमें वो मुतवक्के जो इजाफा था इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को देखते हुए वो ना हो पाया। तो क्या इस मरतबा आम आदमी, द कॉमन मैन, वो रिलीफ एक्सपेक्ट करे या ना करे? क्योंकि कहा यह जा रहा है और जो चहमगोइयां हैं वो इसी हवाले से हैं कि वफाकी बजट में भी और कॉन्सिक्वेंटली जो सूबाई बजट्स हैं इस मरतबा इस हवाले से एक अच्छी अलाउंस रखी जाएगी, तरक्याती एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ाए जाएंगे। और नाजरीन, कोविड के होते हुए जिन सनतों को नुकसान पहुंचा है यकीनन उनका अजाला भी होना बहुत जरूरी है इस मरतबा के बजट में। आज हमने देखा अच्छी खुशाइंद बात यह भी थी इसी कंटिन्यूटी में कि एनसीओसी ने बाकायदा ये बताया है कि बहुत बतदरीज कमी हुई है कोरोना वायरस के तमाम केसेस में, और कोरोना वायरस की जो एक इंटेंसिटी थी पूरे मुल्क में इस थर्ड वेव की, उसमें। हैविंग सेड दैट, अगर ये कमी सामने आई है, एनसीओसी ने मजीद रिलैक्सेशंस भी दी हैं, लेकिन वैक्सीनेशंस को मजीद अश्योर करने के लिए ये चीज़ उन्होंने तमाम जो ऑफिसेज हैं, खास तौर पर जो सरकारी ऑफिसेज हैं, वहां पर उन्होंने मजीद इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की निशानदेही की है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अगर वैक्सीनेशंस भी हो रही हैं कोरोना वायरस में, पिछले साल हमने खास तौर पर अपनी तमाम सनतों को हर्ट होते हुए देखा है, हमारा जो खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर है बहुत बड़ा धचका लेते हुए नजर आया है। तो क्या इस मरतबा उनका अजाला किया जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जो हम उठा रहे हैं। और अगर एनसीओसी ने रिलैक्सेशंस को अनाउंस कर दिया है तो क्या मजीद भी रिलैक्सेशंस हो सकती हैं कि हम अपनी मीशत को मजीद खोलें? पाकिस्तान ने यकीनन कोरोना वायरस में बहुत अच्छा कोप अप किया है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये अच्छाई हमारे मुआशी तमाम एक्टिविटीज पर या सरगर्मियों पर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तमाम उमूर पे आज हम नाजरीन कलेक्टिवली बात करेंगे और जो रेलिवेंट चेंबर्स हैं जो कि अपनी तजावीज़ ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं हुकूमत को, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस मरतबा क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। टैक्स का भी बड़ा ज़ाहिर है इंटरेस्टिंग मामला है। हुकूमत बारहा ये क्लेम करती हुई नजर आती है कि इस मरतबा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं होंगे। फिलहाल इस फिस्कल की जो कलेक्शन है वो 134 बिलियन तक हो चुकी है, लेकिन टैक्स के जो अहदाफ हैं क्या हुकूमत मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मरतबा के बजट में मजीद टैक्स लेती हुई नजर आएंगी, और क्या नाजरीन टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा या टैक्स रेट बढ़ाने पर इन्हिसार किया जाएगा, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम टेबल करना चाहते हैं। बाकायदा आगाज़ करती हूँ, यहाँ मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सरदार यासिर इलियास साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और ज़ाहिर है अपने चेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी बात हमारे साथ रखेंगे इन तमाम उमूर पे। वेलकम ऑन बोर्ड यासिर साहब। शारिक वोहरा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। वेलकम ऑन बोर्ड शारिक वोहरा साहब। मैं ज़ाहिर है आपकी भी और
कराची हम तमाम का इकोनॉमिक हब है और सो रेलिवेंटली आपसे हम इन तमाम उमूर पे जानेंगे। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद साहब नाजरीन हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वेलकम ऑन बोर्ड हाफिज साहब। मैं आप बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं और बताइएगा अपने चेंबर की रिप्रेजेंटेशन में कि आप क्या उम्मीद रखते हैं इस मरतबा के बजट में। और शॉर्टली नाजरीन मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर शुमाइल दाऊद इकोनॉमिस्ट हैं और अपनी जो मईशत पर उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनके साथ हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे यहीं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आई एम वेटिंग फॉर हिज अराइवल। लेकिन मीनवाइल यासिर साहब, अगर आपसे बात का मैं आगाज़ करूँ, ज़रा बताइएगा क्या आपने प्रपोजिशन इस मरतबा रखी हैं। एक जो रिंग रोड का भी नाजरीन मामला है, मैं इसी कंटिन्यूटी में उसका भी एक जिक्र ज़ाहिर करना बड़ा ज़रूरी है। यासिर साहब से भी इस हवाले से जानेंगे। जो खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी है उनका ये व्यू है कि जो भी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं उनको हल किया जाए, लेकिन ये रिंग रोड का बनना इटसेल्फ बड़ा ज़रूरी है। यासिर साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं समझ रहा हूँ कि देखें, प्रोपोजिशन हम हमेशा सेंड करते हैं हर साल। इस साल हमने कोलैबोरेशन में किया है विद ऑल द चेंबर ऑफ कॉमर्स क्रॉस पाकिस्तान। उनसे भी हमने तजवीज़ ली है, हमने अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ कंसल्ट किया है, बिकॉज एवरी चेंबर ऑफ कॉमर्स इज लिंक्ड विद ऑल द सेक्टर्स, चाहे इसमें रिटेल हो, ट्रेड हो, आम ताजिर से लेकर सबसे बड़े जो टाइकून्स इन इंडस्ट्रीज इन ऑल लिंक विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स। हमने मल्टीपल प्रोपोजिशन दी थी और डेफिनेटली सबसे पहले हम यही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी नया फॉर्म ऑफ टैक्स ना इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कोविड-19 की वजह से इंड्यूस रिसेशन से हम गुजरे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी फर्दर कॉस्ट। साथ उनको हमने ये प्रपोज किया था कि जो जीएसटी है उसको कम कर दें, आप 5% पे लेके आए। दिस हैज़ अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस। जो टर्नओवर टैक्स है 1.5% का, उसको हमने प्रपोज किया कि 0.5% कर दें। हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे जो रिफंड्स हैं, जो हम क्लेम्स फाइल करते हैं FBR से, वो कभी भी लोगों को वापस नहीं मिलते। इट टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स परहैप्स। तो हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप रिफंड नहीं दे सकते, जो पेएबल टैक्स है उसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दें। हम साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपकी इंपोर्ट यासिर साहब ड्यूटी सॉरी, मैं मुझे सिर्फ इसी कंटिन्यूटी में इसका एक थोड़ी मजीद क्लैरिटी दे दें। ये जो रिफंड का मामला है, मैं अपने इब्तिदाइये में इसको मेंशन करना चाहती थी बट आई मिस्ड इट अमिड ऑल द रेस्ट। ये बताइएगा, हमने ये सुना है कि टैक्स रिफंड इस मरतबा दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, इज दैट करेक्ट? Yes, they have. They have been given, and this is the first time this is actually happening at a fast pace. लेकिन मैं expect करता हूँ कि across the whole board हो, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ sectors को मिल रहे हैं, बाकी को नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे। अच्छा, कॉन्फ्रेंस अगर आपने रीस्टेबलाइज करना है, लोगों का रीइंस्टेट करना है कॉन्फ्रेंस, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। हम ये भी प्रपोज करते हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको स्लैश किया जाए, क्योंकि जितनी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस वक्त तक वैल्यू एडिशन नहीं ला सकती। प्लांट मशीनरी जब तक वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, उस वक्त तक वो कभी भी उस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगी जो चाइना कर रहे हैं या बाकी ममालिक कर रहे हैं। सो वी हैव टू इंपोर्ट मोर प्लांट, मोर मशीनरी टू बी एबल टू इवॉल्व, टू बी एबल टू ग्रो एंड कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम साथ ये भी प्रपोज करते हैं कि जो आपके जितने इस तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप प्रमोट करें, उनको आप इंडोर्स करें, बिकॉज दीज सेक्टर्स नीड टू इवॉल्व। हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, दैट्स ओनली प्राइमरली बिकॉज ऑफ कोविड-19 कि हमारी इंडस्ट्री खुली थी। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान का, आप सिर्फ 5% टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, हुज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी। रिमेनिंग 95% लोगों को अगर आपने लाना है टैक्स नेट पे, तो हम प्रपोज कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान कि आप फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस करें। हमने प्रपोज किया कि 2% से आप स्टार्ट करें, क्योंकि जो वॉल्यूम है आपका वो आपका ट्रेडर्स हैं, आपके ताजर हैं, एक आम दुकानदार है, वो टैक्स नहीं देता। मल्टीपल रीजंस हैं, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एनी गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू राइटली स्पेंड अ टैक्स पेयर्स मनी, कि वो कहाँ पे लगाएंगे, क्या वो यासिर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर। यू में रिकॉल के एक कोशिश की गई थी कि ये जो खास तौर पर जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स किया जाए, लेकिन फिर उनकी तरफ से एक बहुत सख्त बैकलैश आया था जिस वजह से प्रोबेबली वो जो पूरा प्रोसेस था उसको पीछे कर लिया गया था। आप फिस्कल डेफिसिट कभी भी कम नहीं कर पाएंगे, और हमेशा हम लोन की तरफ जाएंगे और IMF की तरफ जाएंगे कि वी डोंट जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम आवर ओन टैक्स कलेक्शन विद इन पाकिस्तान। उसका यही हाल है कि आप फिक्स टैक्स लाएं, मिनिमल लाएं, उनको इंसेंटिव देने के लिए। इसलिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ 2% से स्टार्ट करें। बट यू डू एंडोर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सिंग ट्रेडर्स। Absolutely, absolutely. See, any member of Chamber of Commerce has to be a tax filer. Fine, तो हम तो टैक्स yes. पेइंग कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, and I recommend कि everybody, हर बंदा है पाकिस्तान में अपना शेयर जो उसके contribution है, they must take ownership of that. Otherwise ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम हेल्थ केयर के ऊपर पैसे नहीं लगा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लगा सकते। We're never going to be able to grow and never offer those services to the citizens of Pakistan unless and until आप सब अपने हिस्से का शेयर डालें इसमें। जी शारिक वोरा साहब, कमिंग टू यू सर, आप बताइएगा कराची ने इस मरतबा क्या तजावीज़ रखी हैं, आपके चेंबर से क्या तजावीज़ गई हैं, और आपके पास इतला क्या है कि उनमें से कितनों पे आप समझते हैं कि अमल दरामद होगा। इकोनॉमिक हब कराची की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हम उसी पैमाने पर आपकी रिकमेंडेशंस को भी देख रहे हैं, तो आपका इनिशियल रिमार्क क्या है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी।
शारिक कराची साहब, चेंबर जो है आई वो हैव टू पाकिस्तान इंटरप्ट का यू सबसे प्लीज, आप बड़ा प्लीज, मैं चेंबर आपके है। जानिब दोबारा आऊंगी। आई हैव टू गो टू ए क्विक ब्रेक। नाजरीन वापस आते हैं, स्टे विद अस। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए शारिक साहब प्लीज कंप्लीट कीजिएगा आप जो ब्रेक से कबल फरमा रहे थे, और साथ साथ ये जो एलएसएम ग्रोथ को कहा जा रहा है कि 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर, ये आप कैसे इस पे रिमार्क करेंगे? बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी I जी don't know शारिक आप साहब, सुन पा मैं रहे हैं मुझे कि नहीं? आपसे ये अर्ज है कि आप मुकम्मल एक तो कीजिएगा आप जो ब्रेक से कबल फरमा रहे थे, और एलएसएम ग्रोथ का जो कहा जा रहा है कि 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर, इज दैट करेक्ट इन योर अप्रिसिएशन? देखिए 14 साल की बुलंद तरीन सतह की अभी मैंने आपसे सुना है, इस स्टैटिस्टिक्स का क्या बैकग्राउंड है, बीन एबल टू
रियली वेट करूं कि ये किस बेंचमार्क से हुआ है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रोथ हुई है और हो रही है, और नज़र ये भी आता है कि ये सस्टेनेबल होगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकॉनमी। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी थी कि पाकिस्तान में इस बजट में कराची चेंबर ने क्या किया है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कराची चेंबर ने जो सजेशंस, जो प्रपोजल्स दिए हैं वो मैक्रो लेवल के प्रपोजल्स हैं, और बेसिकली उसमें हमने उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो रिग्रेसिव है, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप उसको ठीक करें। हमने गवर्नमेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी बर्डनड हैं, अभी जैसे यासिर कह रहे थे कि आप उनका बोझ कम करें, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको एज रोल मॉडल पेश करें फॉर दोज हु डोंट वांट टू कम इन द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो इंटरनल हमारे जो इनलैंड रेवेन्यू का जो इनकम टैक्स का है। अभी आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा कि जी कोई 4.1 ट्रिलियन का जो टैक्स रेवेन्यू हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हो रहा है, लेकिन देखना ये है कि वो रेवेन्यूज़ का ब्रेकअप क्या है। वो 45% तो हम इंपोर्ट स्टेज से लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप इनकम टैक्स भी देंगे, आप सेल्स टैक्स भी देंगे, आप कस्टम्स ड्यूटी भी देंगे। तो अगर 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आप जनरेट कर लेते हैं थ्रू कस्टम्स, तो वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने जो टैक्स जमा करना है वो वैल्यू एडिशन पे करना है, लोगों की इनकम्स पे करना है, और नए लोगों को टैक्स नेट में ला कर करना है। ये जो सॉर्ट ऑफ अ जबरी टैक्स है, ये तो आप अपनी इंपोर्ट जितनी बढ़ा लेंगे उतने आपको कस्टम्स के रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई भी जो टैक्सेशन सिस्टम है दुनिया में, जो कामयाब टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, वो कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट स्टेज के या फिक्स टैक्स के ज़रिए आप अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को जमा नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते, और वो इकॉनमी के लिए भी ठीक नहीं होते। तीसरी बड़ी जो प्रपोज़ल कराची चेंबर ने दी है वो ये है कि जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, उसमें एक फ़र्क है कि उसमें ड्यूटी स्लैब कमर्शियल इंपोर्टर के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल इंपोर्टर के लिए अलग है। तो हमने उनसे ये कहा है कि बेसिकली जब कोई आदमी, कोई कमर्शियल इंपोर्टर जब मशीनरी इंपोर्ट करता है तो वो अल्टीमेटली वो मशीनरी तो किसी फैक्ट्री में जाएगी। अगर वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में जाके कंज्यूम होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप वो स्लैब्स जो हैं वो आप कम करें। ये तजवीज़ हमने इसलिए दी है कि पाकिस्तान में जो एसएमईज़ हैं बेसिकली वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान में जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो डेफिनेटली ग्रो कर रही हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग स्टेट बैंक करता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा नहीं देता। और हमारी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा डिलेमा है, चैलेंज है, वो यही है कि हमारे जो फिगर्स आते हैं वो सस्टेनेबल इसलिए नहीं होते कि ग्रेजुअली हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो फेल हो जाती हैं, Correct, वो जी। ख़त्म हो जाती हैं। आपने खुद सुना होगा कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने उस दिन बताया था कि आज से 4 साल पहले जो फाइनेंसिंग हो रही थी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, दैट टच्ड अप टू 18% विच हैज़ गॉन टू 9%, जिसका मतलब ये है कि एसएमईज के साथ हम लोग ठीक सलूक नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी चैलेंजेस हैं कि जिनको अगर हम ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। और एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कराची चेंबर हमेशा हुकूमत को कहता रहा है, वो ये कहता रहा है कि ये जो बजट मेकिंग की एक्सरसाइज है, बेसिकली मोना देखें, ये जो बजट है ना, बेसिकली ये तो नंबर्स है कि इतने पैसे आएंगे, पीएसडीपी में इतना जाएगा, सूबों को इतना मिलेगा, पूल में इतना जाएगा, पावर सेक्टर में इतना होगा। ये पॉलिसी मेकिंग नहीं है। ठीक है, हमारे राइट। हुकूमत को ये चाहिए कि कोई ऐसा सेशन करें कि जिसमें के सारे स्टेक होल्डर्स को यानी पॉलिसी शारिक मेकिंग साहब, में अलाउ मी, involve करें। आपका ये ख्याल है कि आप उस तरह से और- कंसल्टेटिव प्रोसेस में आप कह रहे हैं कि शामिल नहीं थे और आपको लगता है कि इसमें शमूलियत में आपकी बहुत सारी कमी है जो रह गई है? इज दैट व्हाट यू से सर? जी शारिक साहब, क्या आपको लगता है कि आप मैंने शामिल नहीं पार्टली थे इस आपका कंसल्टेटिव क्वेश्चन सुना, प्रोसेस बट में? जी
मैं समझ गया आपकी बात। आप ये पूछना चाह रही हैं कि हम क्या हमारा जो एफपीआर ने जो हमको प्रोसेस में पूरी तरह लिया या नहीं लिया, या हुकूमत ने हमको बजट मेकिंग में पूरी तरह हिस्सा बनाया या नहीं बनाया। डेफिनेटली बनाया। और कराची चेंबर तो आपको पता है कि आई एम ग्लैड कि उसके बगैर तो, उसकी प्रपोजल्स के बगैर तो शायद बजट बनता भी नहीं है। और इस साल जो हुकूमत का रिस्पांस था वो बड़ा ब्रिलियंट था, बड़ा रिस्पॉन्सिव था। जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूरा बोर्ड, सब लोगों की, जो हुकूमत के जितने वजीर थे वो सब रिस्पॉन्सिव थे। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि ये बजट की तैयारी जो है ये पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प नहीं कर देगी। ये नंबर्स, जो अकाउंटिंग नंबर्स हमारे सामने आएंगे फ्राइडे को 11 जून को, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कम या ज्यादा नहीं कर देंगे। इसका ताल्लुक पॉलिसी मेकिंग से है। फॉर एग्जांपल, मैं अलाउ मी, मैं ज़ाहिर है इस पे आगे बढ़ूं और हाफिज साहब, हाफिज एहतशाम साहब, आप फरमाइएगा एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी। और प्लीज यहाँ नाजरीन आप देख रहे हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट। वेलकम ऑन बोर्ड शुमाइल साहब, वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर कीन प्रेजेंस। आप जाहिर है आपकी एक पूरी जो इसमें एक्सपर्टीज है, मैं आपकी तरफ आखिर में आती हूँ ताकि आप हमें कलेक्टिवली एनालाइज करके बताएं। लेकिन बिफोर दैट हाफिज एहतशाम साहब आप बताइएगा, ये जो एक्सपोर्ट्स के बारे में बहुत ये बात होती है कि जो रुपया है वो वसल कदर पर है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स या बरामदात हमारी बेहतर हो गई हैं। ये आप बताइएगा क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं कि अब ये जो आने वाला बजट है बिलखुसूस हमारे तिजारती खसारे और इन तमाम अमूर के ऊपर हमारी सनतें कैसे मजीद हमें हेल्प आउट कर सकती हैं? जी, सबसे पहले तो आपका नहायत शुक्रिया कि आपने बजट सेशन के हवाले से इसमें फैसलाबाद चैम्बर को भी ऑन बोर्ड लिया। देखिए जी, हमने सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को जिन्होंने प्री बजट सेशंस का इतना कॉन्स्ट्रक्टिव इनकाद किया कि इस चीज के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने तमाम चैम्बर्स को, तमाम जो इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लिया। हमारे मुल्क की तरक्की और इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए मेरे नजदीक और तमाम बिजनेस पैनलिस्ट मेरे ख्याल में इस बात को सेकंड करेंगे कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी एक्सपोर्ट्स जब तक आप 35-40 अरब डॉलर तक नहीं पहुंचा लेते तब तक आप IMF और किसी चीजों से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपका तजारती खसारा इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप देखें कि आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज कर गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कॉटन। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो आपको बहुत सारी रुई और धागा आपको इम्पोर्ट करना पड़ गया, तो आपका इम्पोर्ट बिल फिर इंक्रीज कर गया। अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टास्क के नाम पे एक स्कीम दी कोविड के दौरान, आपकी इंडस्ट्री ने उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली उस पर रिस्पॉन्ड किया, आपकी इंडस्ट्री उस पर काम किया और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। अगर हम यही कंटिन्यूटी चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़े तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक तो सरदार साहब की बात को भी सेकंड करता हूँ, ट्रेडर्स के वाले से उन्होंने बात की, सारी वो बातें हमने लिख के दी है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इंडस्ट्री की बात करूंगा जो यहाँ पर नहीं हो सकी और एसएमईज की। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम सादा धागा या अपना रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करने लग पड़े तो हम वैल्यू एडिशन सेक्टर को कैसे प्रमोट करेंगे? तो वैल्यू एडिशन सेक्टर की एक्सपोर्ट अगर बांग्लादेश $40 बिलियन पे लेके जा सकता है तो वाई शुडंट बी हम $1 का धागा एक्सपोर्ट कर देते हैं और $5 की वैल्यू एडेड गारमेंट्स या प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इसको, इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका होना और उनका एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक बात है एसएमईज की, तो मैं उस पर लाजमी कमेंट करना चाहूंगा कि हमें बहरहाल एसएमईज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि LS लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो तकरीबन 30% उन्होंने ग्रोथ दिखाई, उन्होंने बड़े पैसे बनाए और वो हमारी इकोनॉमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से आम शख्स की जिंदगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, आम शख्स की जिंदगी मुतासर है। तो एसएमईज के हवाले से हमें शारिक साहब ने जो बात की मैं उसको ना सिर्फ सेकंड करता हूँ बल्कि इसमें एग्रेसिव करता हूँ। हमें टफ जैसी स्कीम लानी चाहिए, हमें अपनी जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें अपने एसएमईज को जो किसी से कर्जा नहीं लेते उनको जेवीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। फैसलाबाद इस टाइम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पूरे पाकिस्तान का। फेडमिक एक इंडस्ट्रियल कंपनी, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन हमारा डेवलप हो रहा है, M3 डेवलप हो चुका है। इंडस्ट्री लगातार, मैं आपको विटनेस करता हूँ कि मेरे पास आजकल CEO फेडमिक का भी
इजाफी चार्ज है, तो मैं लाइन लगी पड़ी है लोगों की इंडस्ट्री लगाने के हवाले से। ये सिर्फ इस बूम के हवाले से मसला सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, वन विंडो ऑपरेशन का फुकदान पाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। फौरी तौर पर वन विंडो ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एसएमई को फैसिलिटेट करने के लिए हमें बैंकिंग सेक्टर को बहुत फास्ट करना चाहिए, और बिला वजह की जो इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में रुकावटें रखी हुई हैं, पॉलिसीज रखी हुई हैं, कोलैटरल्स रखे हुए हैं, सही है, ये वो एक सारे आपने supporting नहीं है industry की रुकावट वजह से। इम्पेडिमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है। ये मुख्तसरन बता दें, वन सेंटेंस फ्रॉम यू हाफिज साहब, के ये जो बिजली गैस इस किस्म की जो सप्लीकेशंस हैं सनतों के लिए, वो इस वक्त काफी हैं, क्योंकि इस वक्त तो संगीन लोड शेडिंग का एक सिलसिला जारी है मुल्क में। देखिए जी, जहां तक तो है इंडस्ट्रियल जोन की बात, वहां पर तो कोई लोड शेडिंग नहीं है। मैं फैसलाबाद के हवाले से बड़े वाजे तौर पे बता देना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। इंडस्ट्री इस वक्त जिस रेट पे इंडस्ट्री मिल रही है आपको एनर्जी, वो एफिशिएंट है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसकी राइट, ये continuity तो एक अक्रॉस requirement द बोर्ड प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से। डॉक्टर शमाइल, योर वैल्यूएबल एक्सपर्टीज नाउ, आप बताइएगा बजट कैसा हो, और टैक्सेस के हवाले से हुकूमत और ख़ास तौर पर जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि टैक्स फ्री और इस मरतबा हम एक्सेसिव टैक्सेशन से गुरेज करेंगे, लेकिन आपने तमाम को सुना है वो सब कह रहे हैं कि जी टैक्स नेट बढ़ाएं, नए टैक्स पेयर्स लाएं, टैक्स रेट में इजाफा ना करें इस मरतबा। देखिए, बात यह है कि टैक्स जो है वो जिस तरह अभी डिस्कशन हो रही थी, टैक्स शुड बी द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर। यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ा जो खला नज़र आता है, जो हर साल हम डिस्कस करते हैं और तमाम ये चेंबर्स हम लोग अपनी अपनी आरा देते हैं मुख्तलिफ लेवल से, उसके अंदर जो नज़र आता है वो ये होता है कि आप देखें अभी भी जो मुझे नज़र आ रही हैं जो, और अब कल परसों हमारे सामने आ जाएंगी सिचुएशन कि इंटरवेंशन जो है वो इसी किस्म की होगी कि आपने टोबैको के ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए, आपने किसी सेक्टर के ऊपर इतनी इंटरवेंशन कर दी, इंपोर्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए, वहाँ से आपने लेवीज़ लगा दी आपने, यानी कि जिस तरह पेट्रोलियम के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर। तो ये मकसद ये है कि आपने अपनी बॉटम लाइन पूरी करनी है और अपनी वो ये इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा, यानी कि टैक्सेशन और जो बजट है दैट शुड इंसेंटिवाइज द ओवरऑल जीडीपी, ये कि ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी वो बढ़े, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ें, बिजनेसेस बढ़ें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बढ़े, लार्ज सेक्टर बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये एक सबसे बड़ा है। सो ये हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी कोई आरा नज़र नहीं आ रही। वही चीज़ है कि जो पिछले वाले जो हैं उनके ऊपर आपने 10%, 30%, वटेवर आपने बढ़ा दिया। स्लैब्स हम कहते रहे हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स कि आप स्लैब्स को सिंप्लीफाई करें, टैक्स रेट को कम करें, सिंगल डिजिट के अंदर लेके आएँ, रिग्रेसिव टैक्सेस को कम करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करें। अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन 65% से ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कम है। इंपोर्ट के लेवल के ऊपर जिस तरह अभी बात हो रही थी कि वो सारी के सारे टैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर विद होल्ड कौन करता है? तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अच्छा, अब एसएमई सेक्टर क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकता बैंकिंग का या एक्सेस टू कैपिटल, चाहे वो फाइनेंस का? स्टेट बैंक कहता है जी एसएमई को आप दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड है ज़्यादातर। तो जब तक उसको हमें कोई ना कोई अपना एक हाइब्रिड किस्म का मॉडल लाना पड़ेगा और उन सेक्टर्स के एम्पेडिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिस्टम, तभी वो उनके पास पैसा आएगा। लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है, मैक्रो इकोनॉमिक हमारी चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी, वी विल लुक गुड, लेकिन क्या वो पैसा ट्रिकल डाउन हो रहा है? इज़ इट गोइंग बैक टू द कॉमन मैन? दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कभी भी बजट में आंसर नहीं होते। और फिर आखिरी चीज़ कि जो अभी बजट सामने आएगा, हमें नहीं पता कि क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। हमें ये तो पता है कि जी ये हमने अभी आज रख दी हैं या आगे रखे थे। अल्टीमेटली पूरे साल में उनकी जो एलोकेशंस है वो बहुत बाद में आके पता चलती हैं, और आपको पता है कि स्मूथली वो जब तक नहीं आएंगे कभी भी वो बजट्स नहीं होते। अभी आपको नज़र आ रहा होगा सड़कें जो बन रही हैं मुख्तलिफ जगह, धड़ाधड़ जो है वो पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि बजट करीब है। तो कहने का मकसद है कि ये निज़ाम इसको कब चेंज करेंगे? मतलब डू वी नीड अनदर 100 years टू चेंज दिस? तो कब फंडामेंटल चेंजेस जब तक नहीं करेंगे, बजट के अंदर इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो आउटपुट्स भी इसी किस्म के आएंगे जो कि दे विल बी जस्ट लाइक अ ग्राफ, और वही नजर आते रहेंगे। इंसेंटिव देने की फिस्कल स्पेस है नहीं, देखें, द पॉइंट इज कि आपको रीएलोकेट भी तो करना है ना कहीं हैंड होल्डिंग करके कहीं ना कहीं आउटपुट्स को लेके आना है। लेकिन अगर हम इसी उम्मीद पे करेंगे कि पहले वो आउटपुट्स बेहतर होंगे फिर हम करेंगे, तो कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। अब हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमेशा सब्सिडी क्या होती है? आप फर्टिलाइजर को दे दें, आप कुछ ऐसे सेगमेंट्स को दे दें, उसका बेनिफिट कौन उठाता है? कॉर्पोरेट सेक्टर ही उठाता है।
अल्टीमेटली क्या डज इट गो डाउन टू द लोअर लेवल, ये सवाल। इसी किस्म के कई इंसेंटिव्स आपको नजर आएंगे। अभी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी देखा, ठीक है, 1000 से ज्यादा कंपनीज हैं, उन्होंने फायदा उठाया 300 बिलियन या और Has it gone down? क्योंकि उसका has तो it gone purpose down? ही So यही that is था। the question. कहते ही It मतलब has जो- it has gone down. If it is going to the large scale manufacturing, that is fine. How is that going to trickle down? तो अब अगर पीएसडीपी बढ़ाया जा रहा है, अगर 2 ट्रिलियन 2 खरब से ज़्यादा रखा जा रहा है बजट के अंदर, क्या इसके अंदर ये भी एक प्रपोजल होगा या ऐसा होना चाहिए कि वेल इट बी स्पेंड किन कंपनीज के पास जाएगा? अगर वही लार्ज कंपनीज होंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनको अगेन वही प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे वो सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे डैम्स के हैं, तो हाउ इज़ दैट इम्पैक्ट गोइंग टू? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा सीमेंट और कुछ और स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी हो जाएगी। हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन टू द कॉमन मैन? सो प्रॉब्लम ये है कि कॉमन मैन आज भी सफ़र कर रहा है और वो लग रहा है कि वो आगे भी इस अगले 2 साल में भी सफ़र करेगा। तो ये बुनियादी सवाल है, इसको जिस गवर्नमेंट ने, जिस भी हुकूमत ने इसको एड्रेस कर लिया, दे विल बी द विनर्स। बहुत मेरा ख्याल है कॉन्क्रीट बात हुई है। यासिर साहब, आपका क्या ख्याल है इस पे, और इस सवाल का क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जाहिर है जो सनतें हैं, हमें उनसे भी तो ये सवाल पूछना हमारे लिए लाजिम है कि तमाम जो बातें हैं, प्रेपोजिशंस, तजावीज़, सब अपनी जगह, लेकिन जब तक वो आम आदमी तक उनके फ़वाइद ना पहुँचे तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं, कोई पॉइंट नहीं। देखिए, मैं अपने कॉलीग से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। हम सब एक ही पेज पे हैं, हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल ग्रोथ। जो इशू रहा है हमारा कि वी नेवर रियली प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। मैं तो समझ रहा हूँ कि अगले 10 साल में दिस भी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल देयर इज। देखें, आपके अगर इकॉनमीज ऑफ स्केल के लिहाज से देखें, आपकी ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव इन द इंटायर रीजन। अगर आप चाइना से कंपेयर करें, हमारा हमसाया मुल्क है, बांग्लादेश से कंपेयर करें, सो वी हैव द राइट मिक्स। लेकिन प्रॉब्लम है जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, यूटिलिटी की हम बात करें, तो हमने उस पर भी प्रपोज किया था कि आप उस पर 5 रुपीज़ कम कर दें यूनिट रेट जो हमारा। हम ये भी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उस पर एडिशनल सेल टैक्स 3% क्यों लगाते हैं, उसको ख़त्म कर दें। फिर हम ये भी कहते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं एंड यूज़र की रिटेल में, देखें आप कितना नुकसान हमने उठाया। हम कह रहे हैं कि जो हाई स्लैब है रेंटल टैक्स का, दैट्स अबाउट 35%, उसको कम करके 10% कर देना। दिस इज गोइंग टू हैव अ मैक्रो इम्पैक्ट ऑन द एंड यूज़र। अगर एक दुकान का रेंट कम होगा तो नेचुरली द टेनेंट इज गोइंग टू बी चार्जिंग लेस फॉर हिज प्रोडक्ट्स, तो वो पास ऑन होगा टू द कंज्यूमर को एक सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। दिस अप्लाइज द होल वे। फार्मर है, अगर उसकी प्रोड्यूस इनएक्सपेंसिव वो बना रहा है या उसकी एफिशिएंसी है, दैट गोज डाउन विदाउट द मिडल मैन टू द एंड यूज़र, अगेन वो पास ऑन होगा कंज्यूमर को। तो इन्फ्लेशन अगर आप देखें, हम लेकिन यासिर इलियास साहब, यही सवाल है कि दिस डजंट नेसेसरली पास ऑन टू द एंड कंज्यूमर। होता है इस तरह से कि इंसेंटिव मिला, लेकिन वो जो पास ऑन करने वाला है वो नेसेसरी, ये यकीनी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास ऑन हो। इसके ऊपर भी तो कोई चेक एंड बैलेंस हो। देखिए, हम अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम मैस स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। अगेन वी डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट, और फिर इम्पोर्ट के ऊपर हम ड्यूटीज लगा देते हैं, व्हिच अगेन ब्रिंग्स द प्राइस अप। द कंज्यूमर इज पेइंग अ हायर वैल्यू एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव इन्फ्लेशन। हम कहते हैं 9% इन्फ्लेशन, मैं कहता हूँ 11-12% होगी अगर आप देखें जो चीज़ें आपके ऑन रिकॉर्ड है। अगर हम सब कुछ विद इन पाकिस्तान प्रोड्यूस करेंगे और री एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, हम तो बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज़ को इंकरेज करते हैं जो चाइना में है, टर्की में है, कि यहाँ के प्रोडक्शन करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 years ago वी हैड द एक्सपोर्ट नंबर्स फ्रॉम टर्की। $2 billion का उन्होंने फ्रेंच एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने उसी साल $50 million एक्सपोर्ट किया था। वी हैव मोर मैन पावर एंड वी हैव मोर टेक्निकली साउंड पीपल जो फर्नीचर बनाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान की मीडिया से गुफ्तगू आपसे शेयर करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी भी गवर्नमेंट की होती है, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 3 साल से हमारी गवर्नमेंट जब भी आई तो हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, जिसमें पुलिस का स्ट्रक्चर है, लेवीज़ का स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, एक्सेस है, ये सारी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वो क्या क्या मैकेनिज़म्स किए जाएँ जिनसे आप सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। 100% दुनिया में भी कहीं सिक्योरिटी अभी तक अचीव नहीं हो सकी, और आपने देखा होगा हालिया यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हों, वहाँ भी क्राइम होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा होता है, हमसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिफरेंट इंटरवेंशंस की तरफ गई, और पुलिस को जहाँ तक खासकर ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बहुत मुख्तलिफ है। 2 चीज़ें हमने साथ साथ शुरू की, एक बलूचिस्तान में जो हमारा कोयटा सेफ सिटी, और एक मैकेनिज़्म हमने ऐसा शुरू किया जो पुलिस डिपार्टमेंट का अपना एक इनिशिएटिव है। यहाँ आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी इनिशिएटिव है, अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना प्लान है, अपना एक मैकेनिज़्म है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये सेफ सिटी का भी एक हिस्सा होगा, या सेफ सिटी इसका एक भी हिस्सा होगा। और उसमें मकसद क्या था कि डिजिटल जो हमारी सर्विस है पुलिस की,
डिजिटल सर्विसिंग की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, ये नाम ऐसा लगता है कि जो भी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे जी ये देखें अभी तो सर्विस भी डिजिटली मिलेगी, इसका मतलब मिलेगी नहीं। डिजिटल से मुराद ये नहीं कि कोई रोबोटिक आपको सर्विस मिलेगी। डिजिटल सर्विसिंग आपकी हर उस चीज़ को आसान करेगी जो आज आप भी कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयटा को सेफ सिटी बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अमनो अमान की सूरत हाल पर काबू पाना हमेशा से हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये लैकिंग रहा हमारी इस गवर्नमेंट का भी और पुरानी गवर्नमेंट का भी और उससे पहले वाली भी, कि आज तक कोई ऐसी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री नहीं दे सकी जिसमें कि वो नए इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज उनको इंसेंटिवाइज करके, एरियाज आइडेंटिफाई करके, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके यहाँ पर पाकिस्तान में लाएं और उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाएं। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, आजकल आपने देखा उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त है। कोई गाड़ी जो है वो 6-8 लाख रुपए कम से ऑन मनी पर नहीं मिलती है। देखना ये है कि क्या यही इंसेंटिव्स, क्या यही फाइनेंसिंग अगर दूसरी इंडस्ट्री को दी जाती तो क्या वो कितना बड़ा पाकिस्तान की जीडीपी में रोल प्ले कर सकता था। वाई नॉट टू अदर इंडस्ट्रीज़। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक्सपोर्ट सरप्लस होना चाहिए। हमारे पास 5-6 चीज़ें हैं। वी आर स्टक एट 24-25 बिलियन डॉलर्स, और अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को बड़ा नहीं करेंगे, डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में आप कितना पैसा भी डाल दें, आज 50-60-70 साल से बेशुमार पैसा डाला गया, जो भी हुकूमत आती है उसको सिर्फ 5 सेक्टर्स नज़र आते हैं। होता क्या है कि वो 5 सेक्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए 60-70% अपनी इनपुट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का बिल बढ़ता जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब रियलाइजेशन ये हो कि नए प्रोडक्ट्स कैसे एक्सपोर्ट होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ना हो, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में अनस्किल्ड लेबर है, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है। तो ऑल सच प्रोडक्ट्स which can employ unskilled labor as well as जो existing capacity है उसके ज़रिए एक्सपोर्ट के सरप्लसेस हम क्रिएट करें। फिर इसके अलावा देखें जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ना, उनका इकोनॉमी में तो कोई रोल ही नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि वो सेंटर से पैसे लें या एक सेट टैक्सेस जो वो लगाते हैं कि जी प्रॉपर्टी को 50 रुपये फुट से 150 रुपये फुट एक्साइज एंड टैक्सेशन पे ले लो, दुकान वाले को 5,000 से 10,000 रुपये ले लो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान की जो फेडरल मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री की, वो लोगों को कंसेप्चुअली जो सूबे हैं उनको ट्रेन करे, जैसे कि चाइना ने किया था। ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया, बिल्कुल सूबों के हवाले से जो उनके जरिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। जी बताइएगा हाफिज एहतशाम साहब, ये जो एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रही, ये सिर्फ पॉलिसी से होना है या फिर हमारे अपने जो सनतकार हैं वो भी कोई इसमें कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? वो क्यों नहीं लेते? देखिए जी, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इनहेरिट लेके चलते हैं और आपकी इसमें एक्सपर्टीज होती है। जिस तरह आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपकी टोटल एक्सपोर्ट का 60% टेक्सटाइल से बिलोंग करता है। अगर आपने इसी को एनहेंस करना और इसी में वैल्यू एडिशन सेक्टर को ऐड कर दें तो ये 60% वुड कन्वर्ट इनटू 90%, इसमें कोई दूसरी बात। लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी आप आईटी सर्विसेज की बात करें तो इस साल के अंदर तकरीबन 110 अरब रुपए की आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स है। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है और ये बिग ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो मैं नहीं समझता कि आपका जो सर्विसेज ह्यूमन रिसोर्स सर्विस है वो किसी से भी पीछे है। पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें ही नहीं समझ आ पा रही कि अभी आपकी डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट से पास पड़ी हैं। एक आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी पे भी बात कर लें, वो ईसीसी से पास नहीं हो पा रही। उसके अंदर बड़े वाजे तौर पर लिखा हुआ है, जो सरदार सर ने भी बात की, कि जीएसटी 17% से सिंगल डिजिट या 0 रेट पे होना चाहिए।
जो हमारी रॉ मटेरियल्स हैं उन पे ड्यूटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात पर बिल्कुल सेटिंग करता हूँ कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात नहीं करेंगे, हम उन कंपनीज को या उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो जो हमारे रॉ मटेरियल है जो हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए। हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं, मैं खुद उस पर बात कर रहा हूँ। तो आप यकीन करें मोना, इतने लोग इतने मल्टाई डिफरेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अभी सिरेमिक्स के अंदर इस कदर लोग हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री के हवाले से। आपके इंटरनेशनल इंडस्ट्री फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सिरेमिक्स के हवाले से आ रहे हैं, ग्लास के अंदर आ रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल जोन्स तो मुझे 10 साल के अंदर एक इंडस्ट्री का इनकलाब नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी जी वही सवाल है जो भी डॉक्टर शमाइल काफी उन्होंने इंसिस्ट करके ये पूछा है कि उसका ट्रिकल डाउन। मैंने यही सवाल इसको कहा कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना जी, मैं उस पर बात पे भी आ रहा हूँ। आपकी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपके फैसलाबाद के अंदर जब अपॉर्चुनिटीज आई तो आपका टेक्निकल स्टाफ आपको मिलना बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी एनहेंस हो गई और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। अगर आप आज फैसलाबाद में आ जाए, गवर्नमेंट तो अब जाके अनाउंस करने लगी है 20,000 रुपया या 21,000 रुपया, तो ऑलरेडी हमारे पास 17 से 18,000 रुपये लेके 22,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर सैलरी चल रही है। तो जैसे ही आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो टेक्निकल चीजों पे या आपकी एनर्जी चलती है, इंडस्ट्री चलती है, ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई की गेम में ये तो बढ़ जाती है। डॉक्टर शमाइल, ये टैक्स हदफ आपको लगता है हो जाएगा पूरा, या कोई एमनेस्टी वगैरह लाके या उसको रिवाइज डाउन करना जो कि देखें, एक तो मैं भी आज भी पढ़ रहा था कि टैक्स एमनेस्टी के हवाले से कंस्ट्रक्शन को शायद हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी उसमें मज़ीद बेहतरी आए। लेकिन बात वही है कि नंबर ऑफ़ फाइलर्स बढ़ाने की कोशिश की जाए जी, कि 1.2 से 3 मिलियन ले जाएंगे और सब चीज़ें होंगी, लेकिन असल चीज़ यही है कि लोगों को किस तरीके से लाया जाए डॉक्यूमेंट्री इकॉनमी के अंदर। मेरी नज़र में ये शुरू से साल से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं और हमेशा यही एक मुझे लगता है कि एक रेमेडी है कि हम टैक्स रेट्स को कम करें, लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो ज़्यादा आसानी से आएँ। अभी तो हमें नज़र आ रहा है कि लोग उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह अभी भी आपने फिगर्स शेयर किए, चाहे एक्सेस टू कैपिटल है और चीज़ें। तो इससे एसएमई सेक्टर को आसानी के साथ जब हम उसमें लाएंगे तो हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, हमारे टारगेट्स आसानी से अचीव होंगे। वगरना यही होगा कि हम जिसे कहते हैं कि हम सख्ती के साथ जो तरीका होता है वो उसी के ज़रिए अपने पूरे करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, लेवीज़ के ज़रिए करेंगे जो तरीके हैं। तो अगर इससे वाकई जिस तरह तरीन साहब कह रहे हैं कि बजट के अंदर इंक्लूसिवनेस हम लाना चाह रहे हैं और नए टैक्सेस नहीं लगाना चाह रहे, अल्लाह करे कि स्लैब्स को कम कर दें और उसके रेट्स को वो कर दें, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो आ सकते हैं। मेरी तो नज़र में ये है, एक तो सिंपल सी बात है, अगर सेल लगाएंगे तो ज़्यादा लोग उसके अंदर आएंगे। दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि आपने नए प्रोजेक्ट्स को आगाज़ करना है। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये डिस्कशंस हर फोरम के ऊपर हम करते रहे हैं, चाहे चैम्बर्स के ज़रिए या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, और हमेशा हम ये कहते हैं कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स पे आएँ और उनके अंदर स्टार्टअप के कल्चर को ज़्यादा उजागर करें, लोगों को लेके चलें, लेकिन उनको गाइड करें। उनको नहीं मालूम, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास टेक्निक्स नहीं है, उनको लेके चलें। उसमें चैम्बर्स भी रोल अदा करें, आपकी यूनिवर्सिटीज़ करें, लेकिन इट हैज़ टू बी अ जॉइंट वेंचर। और उन स्टार्स को हम आगे जो हैं वो फिर हमारी वो जो है ना वो ग्रोथ के जो हैं सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन, लेट्स वाइंड अप ऑन दैट नोट। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। हमने काफ़ी सहर हासिल बातें की, प्रेपोजिशंस के बारे में भी बात की और आगे वे फॉरवर्ड इसका क्या है मोर और लेस हम तमाम एक पेज पर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।